चले, अब देखो अपन ने पिछले लेक्चर की अगर अपन बात करते हैं तो पिछले लेक्चर के हमने मैकेनिज्म पढ़ा था फर्टिलाइजेशन का, तो मैं एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हमने जैसे कि ये स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये स्ट्रक्चर किसका है? जो 14 डे पे अगर अपन ये बात कर रहे हैं, ओव्यूलेशन वाले दिन पे जो हमारे पास में सेकेंडरी oocyte बाहर आ रहा है, तो सेकेंडरी oocyte के साथ साथ में मेम्ब्रेन आती है, कोरोना रेडिएट आता है, और साथ में इसमें रिसेप्टर अपन ने पढ़े थे। साथ ही साथ अपन ने ये चीज सीखी थी कि किस तरीके से स्टार्ट होता है हमारे पास में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सवाल देखो, ये सब जो भी चीज पढ़ रहे सवाल, ये बेसिक सा सवाल पूछा जाता है कि कहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। इस्थमस एम्पुला एम्पुलरी रीजन के अंदर होता है। जिसके पास पुरानी वाली बुक है, पुरानी वाली बुक के अंदर इस्थमस एम्पुला जंक्शन लिख रखा है, तो नई वाली जो किताब है उसके अंदर आपके एम्पुलरी, वैसे एम्पुलरी रीजन ही होता है। और सक्सेसफुल किस तरीके से होता है? जब स्पर्म और ओवम दोनों के दोनों क्या हो, साइमल्टेनियसली। यानी अपन ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमने सेफ और अनसेफ पीरियड जो अपन ने पढ़ा था उसमें ये बोला था कि भाई स्पर्म को यहां से यहां पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा, बहुत सारा हिंड्रेंस है, बहुत सारा फ्लूइड है, उसको पार करते करते कुछ स्पर्म अपनी मोटिलिटी खो देंगे, कुछ के पास में एनर्जी नहीं रहेंगे, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें होगी। तो यहां तक पहुंचने के लिए कुछ ही अपने पास में क्या होते हैं, स्पर्म पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस उनमें से भी कोई एक स्पर्म जाकर के फर्टिलाइज करता है, तो इसका साइमल्टेनियसली होना जरूरी। और फिर हमने ये सीखा था कि इवेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये ध्यान रखना, सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस होता है, ठीक है। ये चीज अपन ने पढ़ा था। और फिर अपन ने ये चीज देखा था कि जो इसके एक्रोजोम जो होता है, उस एक्रोजोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जिनको अपन स्पर्म लाइसिन एंजाइम बोलते हैं। इन एंजाइम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है हाइल्यूरोनिडेज होता है, ठीक है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है और जोना लाइसिन, और भी एंजाइम होता है लेकिन अपन को इतने ही अभी याद रखना है, ठीक है। ये चीज बात होगी। देन हमने ये सीखा कि भाई किस तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले हमने बोला कि स्पर्म जो क्या करता है, वेजाइना के अंदर एंटर करने के बाद में अपनी कैपेसिटी को वापस से लेकर के आता है। जो पहले एपिडिडाइमिस ने इसके इनहिबिटरी प्रोटीन को डिपोजिट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी मोटिलिटी रिड्यूस हो गई थी, या फिर अपन ये बोलते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इनएक्टिवेशन हुआ था, उसको वापस से एक्टिवेट किया जाता है। किसके द्वारा? वेजाइनल फ्लूइड के द्वारा। यानी वेजाइनल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस इनहिबिटरी प्रोटीन को वॉश आउट कर देते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो वेजाइना जो होती है उसका पीएच जो होता है वो एसिडिक पीएच होता है। कैसे होता है? क्योंकि वहां पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वहां पे पड़े हुए ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड के अंदर क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब लैक्टिक एसिड का अमाउंट बढ़ेगा तो पीएच क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वो खुद एक तरीके का एसिडिक नेचर शो करता है, तो एसिडिक उसकी पीएच रहती है जो वेजाइना की, ठीक है। तो ये स्पर्म एंटर करता है, उसके बाद में उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोला था अपन ने। और पहला स्टेप में हमने बोला था कि सबसे पहले ये स्पर्म जो आएगा, इसके आसपास में बहुत सारे स्पर्म होंगे, हर स्पर्म चाहता है कि मैं फर्टिलाइज करूं। अब हमको नहीं पता कि इनमें से कौन करेगा। जो पूरा का पूरा प्रोसेस अंदर तक इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा, वो ही अल्टीमेटली क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। अब यहां पे क्या होता है, जैसे ही कोरोना रेडिएटा के सामने आता है, इसको डिग्रेड करना स्टार्ट होता है। दीवारें हैं, दीवारें को हटाना है। मतलब मान लो कि आपके पास में एक खजाना है, आप इसको ऐसे समझ के चले कि एक अपने पास में तिजोरी है, तिजोरी के अंदर अपने पास में बाहर पहले एक परत है, उसके बाद में दूसरी परत है, अंदर की तरफ आपके पास में एक और अपने पास में परत है, और एक अलग तरीके का सिस्टम लग रखा है। उस सिस्टम के अंदर अगर मान लो बाहर से कोई आता है तो सबसे पहले कौन सी परत तोड़ेगा, बाहर वाली लेयर, फिर अंदर वाली लेयर तोड़ेगा, फिर तीसरी वाली लेयर को ब्रेक कर करके फिर अंदर जाएगा। फिर वहां पे कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होने लग जाते हैं। चेंजेस की वजह से ही क्या होता है, वो उस सब्सटेंस को ले पाएगा। वैसे ही इस तरीके से यहाँ पे स्पर्म क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को उठाएगा। जैसे ही कोरोना रेडिएटा को उठाएगा ZP3 रिसेप्टर में, रिसेप्टर मिलने की वजह से यहाँ पे जो इनएक्टिवेटेड जोना लाइसिन एंजाइम था वो एक जाएगा एक्टिवेट। और इसके एक्टिवेट होते ही क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके से अपन ये बोलते हैं डीपोलराइजेशन हो जाएगा। मतलब सिनगेमी होगी सबसे पहले, तो अपन ये बात करें। और सिनगेमी होते क्या होगा, अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट। और मियोसिस सेकंड कंप्लीट कहां पे होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस से होता है। और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस के होने के बाद में कौन सी पोलर बॉडी मिलेगी अपने को, सेकंड, ठीक है। ये चीज होता है। देन हम ये बोलते हैं जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टच करने से क्या होता है, वहां डीपोलराइजेशन होता है। हम पढ़ेंगे वैसे डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन। तो सोडियम आयन के चैनल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने पढ़ रखा है। किसी भी सेल के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका मुख्य काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल का होता है। और भी अपन ने चीजें पढ़ी थी उसके अंदर, जैसे कि आपको एंडोसाइटोसिस मैंने बताया था, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस मैंने बताया था, बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। तो इनफ्लक्स होता है इसके अंदर सोडियम आयन का, और सोडियम आयन अंदर जाने के बाद में क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करने से कैल्शियम आयन रिलीज होता है। और ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, इसके कॉर्टेक्स से पेरिफेरी की तरफ जाते हैं, यानी सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं। वहां जाने के बाद में इन्हीं कैल्शियम आयन को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये ग्रेन्यूल अपने क्या करते हैं, आसपास के फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के बाद में अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं,
और साइज इंक्रीज करने के बाद में क्या करते हैं, सबसे पहला इसका काम होता है ZP3 रिसेप्टर को बंद करना। जैसे ही ZP3 रिसेप्टर को बंद करते हैं तो यहाँ पे दूसरे स्पर्म की एंट्री क्या हो जाती है, बंद। दूसरे स्पर्म की एंट्री बंद होने के बाद में ये जोना पेलोसिडा की लेयर जो होती है ये हार्डर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक नई मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको अपन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। और अल्टीमेटली हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो पॉलीस्पर्मी को अपन क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये चीज है। फिर अपन ने ये बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, फिर क्या होता है, जैसे ही इसके ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है तो इसको रिसेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो कि कौन बनाता है, ऊ साइड खुद बनाता है। तो इसको अपन बोलते हैं रिसेप्शन कोन। फिर देन क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म को एनगल्फ करने के लिए अपने फेगोसाइटोसिस होता है। और ये ध्यान रखना, ह्यूमन स्पर्म की अपन बात करते हैं तो पूरा का पूरा स्पर्म अंदर की तरफ क्या करता है, एंटर करता है। बाद में इसके अंदर टेल और मिडल पीस डिसॉल्व हो जाते हैं। देन इसके बाद में क्या होता है कि इसके अंदर जैसे ही अंदर स्पर्म एंटर करता है तो इसको टेल से और मिडल पीस से कोई मतलब नहीं, इसको मतलब किससे, इसके न्यूक्लियस से मतलब है। तो न्यूक्लियस को निकालने के लिए सब कुछ चीजों को डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन एक चीज और रख लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि आज अपन ये पढ़ेंगे, जो कि काम आता है क्लीवेज डिवीजन को स्टार्ट करवाने के लिए काम में आता है। तो देन ये क्या होता है कि यहाँ पे क्या होती है, जैसे ही इसके दोनों के दोनों यहाँ पे डिसॉल्व होते हैं, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है तो दोनों का फ्लूइड मिलता है। दोनों के फ्लूइड के मिलने को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद में हम ये बोलते हैं कि ये जो अपने पास में फीमेल जो गैमेट था, ये वाटर को एब्सॉर्ब कर करके एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको अपन बोलते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। देन मेल का भी स्ट्रक्चर न्यूक्लियस क्या करता है, आसपास के फ्लूइड को एब्सॉर्ब कर करके बना लेता है मेल प्रोन्यूक्लियस। और ये जो पाथवे पे चलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन पाथवे। फर्टिलाइजेशन पाथवे के बाद में क्या होता है, सबसे पहले इनका क्या होता है, न्यूक्लियस आपस में क्या करता है, मिक्स होता है, यानी कंबाइंड करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। लास्ट में इसके साइट जो क्रोमोसोम आपस में मिक्स हो जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। और इसके बाद में क्या बन जाता है, जाइगोट। अब आगे अपन बात करते हैं क्लीवेज डिवीजन पे। तो हमने जाइगोट बनाना सीख लिया था, तो अब हेडिंग लगाओ इसके अंदर अपने पास में, क्लीवेज डिवीजन। ठीक है भाई, अब क्लीवेज डिवीजन होता क्या चीज है उसको सीखें। ये मान लो हमारे पास में जो शुरुआती जो सेल थी वो बना, ठीक है, ये जो है हमारे पास में ये है जाइगोट। ठीक, जाइगोट की अगर अपन बात करें तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, 2n होता है और क्रोमोसोम 46 होते हैं। या तो इसके पास में XY क्रोमोसोम होगा या तो इसके पास में XX क्रोमोसोम, हमको नहीं पता कि अभी क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, अब अगर अपन इसको अगर जाइगोट को देखेंगे तो जाइगोट के अंदर अगर अपन देखा जाता है तो इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है, ठीक है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जो कि हम सेल डिवीजन में अपन पढ़ते हैं। आप लोग सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर था वहां पे अपन, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या चीज होती है। अगर नहीं याद है तो आप वहां जाकर के देख लेना। तो इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की अगर अपन बात करते हैं तो आप लोग मेरे को ये बताओ इसके अंदर कि जो इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा है या फिर इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का, वॉल्यूम ऑफ, ऊपर क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इसका अगर आप देखोगे साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम है। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम कम होने की वजह से साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे को क्या करना होता है, एक्चुअल क्लीवेज डिवीजन इसीलिए होता है कि इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वापस से क्या हो जाए, इंक्रीज। क्योंकि हम यही पढ़ते हैं कोई भी सेल डिवाइड क्यों करती है, अपने न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसी को ही तो अपन न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो बोलते हैं, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन वाला चैप्टर कनेक्ट हो गया, आप समझ पा रहे हो वहां पे अपन ने क्यों पढ़ा था। तो अब यहां पे क्या करना पड़ता है, इसके अंदर एक डिवीजन करना पड़ेगा जिसको अपन बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। अब क्लीवेज डिवीजन के अलग अलग नाम होते हैं, इसके सिनोनिम्स बहुत सारे होते हैं। सिनोनिम्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसको अपन सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब ये समझ में आता है कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटेगा। ठीक है, इसको अपन क्लोज माइटोसिस भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब याद रखना इसको अपन मियोसिस नहीं बोल रहे, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्लोज माइटोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोज माइटोसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाहर ये जो सेल है, यानी ये जो सेल है, ये सेल इतनी रहेगी, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, इसके अंदर छोटी 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 सेल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन सेलुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल का नंबर क्या होता है, आपके पास में क्या होता है,
इंक्रीज होने लगता है, तो इसके अंदर सेल्यूलेशन भी होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर अपन ये बात करें तो यहां पे, ठीक है, यहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। अंदर की तरफ अगर अपन बात करें तो इसका जेनेटिक मटेरियल अगर अपन ये बात करते हैं उतना ही रहता है, यानी मल्टी, अपन को क्या बनाना है इसको यूनिसेल्यूलर से अगर अपन ये बात करें तो यहां पे हमारे पास में क्या बनती है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनती है। कैसे, जैसे मान लो कि मैं इसके अंदर ऐसे सेल बना के बता देता हूं, तो इसके अंदर इस तरीके से क्या होता है, ये हमारे पास में सेल क्या करती है, डिवाइड करती रहती है। और हर सेल जो है वो, अगर अपन ये बात करते हैं, इसकी पेरेंटल सेल के बिल्कुल बराबर। पेरेंटल सेल का मतलब ये इसकी पुरानी वाली सेल थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसी सेल ने तो क्या करा, ये बनाया, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया। तो यहां पे क्या होगा कि अपने पास में मल्टी सेलुलर फॉर्म बनती है। तो यूनिसेलुलर से क्या बन गया अपने पास में, मल्टी सेलुलर। ये खुद कैसा है हमारे पास में, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, और जो अपने पास में स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। अब अगर अपन इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स देखेंगे, ठीक है, इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स देखा तो देखो न्यूक्लियस का अपने पास में वॉल्यूम ज्यादा और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो या फिर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, हो गया इंक्रीज। तो जो पहले डिक्रीज हो चुका था उसको अपन ने वापस से उतना कर दिया जितना होना चाहिए था। इतनी बात समझ में आई आपको। ये जो चीज होती है वो अपन बात करते हैं इसके अंदर क्लीवेज डिवीजन। अब क्लीवेज डिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्लीवेज डिवीजन में क्या क्या चीजें होती। ठीक है, तो कुछ सस्टेन इसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ की पॉइंट होते हैं, तो क्लीवेज के बारे में ध्यान रखना। क्लीवेज डिवीजन के बारे में अपन बात करें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इसके अंदर एम्ब्रियो जो बनता है उसका साइज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। यानी जो शुरुआती जो अपने पास में स्ट्रक्चर बना था और जो अभी जो स्ट्रक्चर आगे वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा उनका साइज और इसका साइज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर साइज ऑफ एम्ब्रियो कांस्टेंट। ठीक है भाई, एम्ब्रियो का जो साइज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। अब आप खुद देखो इसकी हर एक सेल, यानी इसकी जो एक सेल जो होती है यहां पे, ये जो एक सेल है इसको अपन एक नाम से जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि ब्लास्टोमियर का नंबर जो होगा धीरे 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 जब इससे आगे ये बढ़ेगा तो नंबर क्या होगा इसका, इंक्रीज। तो दूसरा पॉइंट होता है इसके अंदर नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीजेस। इतनी बात समझ में आई, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीजेस। ठीक है भाई, और जो ब्लास्टोमियर इधर क्या करेगी, साइज भी इंक्रीज करते रहेगी। जो नई बनने वाली जो ब्लास्टोमियर है उसका साइज भी इंक्रीज होगा। तो अपन ये बोलते हैं साइज ऑफ फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर इंक्रीजेस। इतनी बात समझ में आई, साइज ऑफ जो अपने पास में ब्लास्टोमियर होता है वो क्या हो जाता है, अपने पास में इंक्रीज हो जाता है। लिख लो इसको भी। अच्छा, एक चीज और देखो यहां पे, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म। अच्छा ये बताओ भाई, क्लीवेज डिवीजन के दौरान न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलो या फिर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म बोलो, इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये कुछ अपने पास में चीजें हैं जिसको आप ध्यान रखें। अच्छा, अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में बताओ। जब न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा तो डीएनए का नंबर भी क्या होगा, इंक्रीज। तो यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीजेस, लिखो इसको। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे अपन को ये, जैसे ज्यादातर तो अपने क्लीवेज डिवीजन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या हो रहा है, मतलब कंसेप्ट अपन समझ रहे हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है कि पहले यूनिसेलुलर सेल थी, मल्टी सेलुलर सेल बनी, तो क्या क्या हुआ। मल्टी सेलुलर का नाम ही एक ही स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी सेल पाई जा रही, तो आपका अमाउंट ऑफ डीएनए भी बढ़ेगा। अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ेगा तो डीएनए अगर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा है, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो भी बढ़ा, यानी कि इंडेक्स भी बढ़ा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। और नंबर जो सेल का नंबर है वो अंदर ही अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है,
अब अपने को ये चीज पढ़ना है कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन कैसे होता है, या फिर अपन ये बोलते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। चले आगे भी अपने। चलो अब देखो किस तरीके से अपन बोलते हैं मेथड ऑफ इम्प्लांटेशन। तो उसके लिए अगर अपन ये बात करें तो मैं यहाँ पे एक यूट्रस का स्ट्रक्चर बनाता हूं, उसी से अपन समझेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ये यूट्रस का स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके हैं। ये ओवरी है, यहाँ पे। चले अब देखो, ये यूट्रस की अगर अपन ये बात करते हैं तो इसको ऐसे समझो। हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो है हमारे पास में ओवेरी है, ठीक। इस ओवेरी के अंदर 14th डे पे क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं अपने पास में, ग्राफियन फॉलिकल। ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। शॉर्ट में अपन इसको जीएफ लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर अपन इस ग्राफियन फॉलिकल की अगर अपन बात करते हैं तो 14th डे पे क्या होता है, एट 14th डे, ये आपको मैंने सिखा रखा है, एट 14th डे एलएच क्या होगा यहाँ पे, सर्च। एफएसएच का भी क्या होगा यहाँ पे, सर्च। तो खास करके एलएच सर्च की वजह से क्या होगा यहाँ पे, अगर अपन बात करें, ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन के समय पे होगा क्या चीज यहाँ पे, जो ये सेकेंडरी oocyte है ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। इस जो ये अपने पास में ये पेरिटोनियल जो कैविटी है इसके अंदर आएगा, ये अपने पास में इस स्पेस के अंदर। और यहां पे अपन ने पढ़ा था कि यहां पे इस फिमरी जो होती है इसके बीच में यहां पे क्या होता है, एक ऑस्टिया होता है जिसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल ऑस्टिया बोलते हैं। इतनी बात समझ में, एब्डोमिनल ऑस्टिया। अब इस एब्डोमिनल ऑस्टिया से ये जो अपने पास में यहां पे क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। ये मान लो हमारे पास में ये जो जगह थी इसको अपन मान लेते हैं एम्पुला है, ठीक है। इस एम्पुला पे क्या होगा कि यहां से अगर अपन ये बात करें, ये ऐसे स्पर्म आएगा और इस जगह पे क्या हो जाएगा अपने पास में, फर्टिलाइजेशन होगा। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। यानी फर्टिलाइजेशन के समय पे सबसे पहले क्या होगा, सिन गैमी होगी। सिन गैमी के बाद में प्लाज्मो गैमी होगी। प्लाज्मोगैमी के बाद में कैरियो गैमी होगी। और कैरियोगैमी के आखिरी में क्या हो जाएगा अपने पास में यहां पे, एम्फी मिक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज बात समझ में आ गई, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी और ये एम्फीमिक्सिस हुआ। अब जैसे ही एम्फीमिक्सिस होने के बाद में अपने पास में एक स्ट्रक्चर बनेगा यहां पे जिसको अपन क्या बोलेंगे, जाइगोट, ठीक है। ये मान लो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर बना, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, जाइगोट बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होता है। और क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होने के तीसरे दिन के अंदर, ठीक है, यहां पे कौन सा डिवीजन होगा, क्लीवेज डिवीजन होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर को अगर अपन 2 मिनट, चकेगा में तो डायरेक्ट ये बना देते हैं।
ये जो बनेगा इसको मान लो जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले ये आपको कुछ अंदर की तरफ ऐसे 2 सेल दिखाई देगी, ठीक है। तो माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस होगा तो यहां पे सबसे पहले क्या बनेगी, 2, 2 से कितनी बनेगी 4, और 4 से कितनी बनेगी 8, 8 से कितनी बनेगी 16। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर डिवीजन हुआ हुआ इसके बाद में एक स्ट्रक्चर बनेगा यहां पे जिसके अंदर हमारे पास में क्या होगा, छोटी छोटी सी सेल होगी इसके अंदर। यहां पे ऐसे छोटी सेल होगी, और इसके बाहर की तरफ अगर अपन ये बात करें, यहां पे बाहर की तरफ इसके पास में एक मेम्ब्रेन होगी जिसका नाम क्या होगा, जोना पेल्यूसिडा। क्या इतनी बात पल्ले पड़ रही आपको, जोना पेल्यूसिडा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो 8 से लेकर के 16 सेल स्टेज जो होती है, और 16 सेल, सेल का नाम क्या होता है, सेल का नाम बता सकते हो, सेल को क्या बोलते हैं अपन, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो ये 8 to 16 सेल जो स्टेज होती है इसको अपन बोलते हैं मोरूला। ये कई बार आपसे पूछ रखा है कि मोरूला के अंदर कितने ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं। तो 8 से लेकर के 16 सेल की जितनी भी जो बीच की संरचनाएं जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। इतनी बात समझ। अब ये आपको कुछ इस तरीके से सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। सॉलिड कैसा दिखाई दे रहा है आपको, बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है यहां पे। अब ये सॉलिड बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसके बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसको अपन बोल रहे हैं जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा जो होती है, जैसे मैं यही लिख देता हूं, इसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। ये जो लेयर होती है नॉन स्टिकी लेयर होती है, ठीक है। अब ये नॉन स्टिकी लेयर जो है इसका एक एडवांटेज बहुत है, अपन ने कोरोना रेडिएटा नहीं दिखाई देगी आपको, कोरोना रेडिएटा उड़ गई, जाइगोट के बाहर सिर्फ और सिर्फ एक लेयर दिखाई दे रही है, और जो ये अपने पास में मल्टी सेलुलर सेल बन रही है अपने पास में जोना पेलुसिडा। और वो जोना पेलुसिडा खुद कैसी एक तरीके की नॉन स्टिकी लेयर है। अब ये नॉन स्टिकी लेयर का फायदा क्या है कि ये क्या करती है कि कहीं पे भी चिपकने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। यूट्रस के अंदर एक पर्टिकुलर जगह फैलोपियन ट्यूब के अंदर चिपकने से प्रिवेंट करेगी। यूट्रस के अंदर भी चिपकना है तो कभी कभार क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि यूट्रस के अलावा अगर मान लो कि किसी भी दूसरी जगह पे जाके चिपक जाए, मान लो कि ये यहीं फैलोपियन ट्यूब पे चिपक गया, मान लो ये सर्विक्स वाली साइड पे चिपक गया और कहीं पे जाके चिपक गया, तो उस तरीके की प्रेगनेंसी को अपन बोलते हैं एक्टोपिक। मतलब अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा कहीं पे भी इंप्लांटेशन हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए, उस तरीके की प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये जोना पेलुसिडा का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी से, ठीक है भाई। इसका रीजन समझ में आया कि इसका नॉन स्टिकी लेयर होने का फायदा क्या है, हर कहीं पे चिपकने नहीं देगी, ठीक है। ये चीज बात समझ में। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है मोरूला जो बनता है वो बनता है 3rd डे पे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के 3रे दिन के बाद में ही क्या बन जाता है, अगर अपन ये बात करते हैं, मोरूला बन जाता है। अब यहां पे देखो यूट्रस के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है। यूट्रस की अगर अपन ये बात करें तो यूट्रस के अंदर सबसे बाहर की एक लेयर जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरी मेट्रियम। ये हमारे पास में एक पतली सी लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। इसके बाद में एक लेयर और आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं, ये मायोमेट्रियम, ठीक है। और उसके बाद में एक लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है यहां पे बहुत ज्यादा थिक हो रखी है, थिक और साथ में ग्लैंडुलर हो रखी है, ठीक है भाई। इस तरीके से ये बहुत ज्यादा थिक हो रखी है। अब देखो क्या होता है कि जब ये थिकनेस इंक्रीज होती है तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है
कि इसके अंदर सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, सिक्रीटरी नेचर की होती है, तो यहां पे क्या होता है, ऐसे सिक्रीशन होने लग जाता है, फ्लूइड इंक्रीज होता है, ठीक है, विस्कस फ्लूइड होता है, चिपचिपा फ्लूइड होता है, ये क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ में। अब यहां पे ये मोरूला जो तीसरे दिन बना है, ये क्या करेगा, इसके अंदर छलांग लगा लेगा, लगाएगा छलांग, इस पानी के अंदर डूबेगा। तो यहां पे होता यह है कि जैसे ही ये मोरूला इसके अंदर आता है, तो यहां पे एक होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, ठीक है, इतनी बात समझ पा रही है। ये जो मैंने लेयर बनाई है, कौन सी लेयर है, कोई बता सकता है, जो पेलोसिड, ठीक है, जोना पेलोसिड है। इसके अंदर की तरफ अगर अपन ये बात करें, यहां पे ये हमारे पास में अंदर की तरफ मोरूला तो था, जो था जिसके अंदर कंटिन्यूअस क्या चल रहा है, क्लीवेज डिवीजन चल रहा है। अब एक स्टेज आती है, ये करीब करीब हम बात कर रहे हैं 5th डे की, 5वें दिन की अपन बात कर रहे हैं। 5th डे पे क्या होता है कि यहां पे ये जो ब्लास्टोमेयर बनी है, ये क्या करती है, कुछ आपके क्या होती है, इस लेयर के अंदर सेपरेट होने, मतलब क्या होती है, पेरीफ्री की तरफ जाने लग जाती है। तो पेरीफ्री की तरफ जाने के बाद में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, और यहां पे कुछ सेल यहां पे क्या करती है, एक गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर बना लेती है, इसको ऐसे, अभी मैं जूम करके दिखा दूंगा आपको कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, इतनी बात समझ में आई। तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कौन से दिन पे होता है, फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन पे हो जाता है। और ये कैसा होता है, एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ये क्या होती है, जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसके पास में अभी भी कौन सी लेयर प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इसको मैं यहां पे एक बड़ा करके दिखाता हूं, आप इसको देखना, और इसी का स्ट्रक्चर आपके कई बार पूछ रखा है, ठीक है। हम यहां पे बात कर रहे हैं, ये बाहर की तरफ हमारे पास में ये जो है जोना पेलुसिडा है, और ये अंदर की तरफ अगर अपन बात करें, ये लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से अरेंज रहता है। तो यहां पे जो सेल्स की लेयर होती है, पेरीफ्री की तरफ सेल्स की लेयर होती है, इन सेल की लेयर को अपन बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा आपको ट्रोफोब्लास्ट क्या चीज होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, जो पेरीफ्री की जो तरफ लेयर जो होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और यहां पे इस जगह पे क्या होता है, कैसे, ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पे ये सेल्स क्या करती है, एक गुच्छे की तरह यहां पे क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियोनल नोब बोलते हैं, यहां पे जो बना है इसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियोनल नोब बोलते हैं। अब एक बार एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो एम्ब्रियोनल नोब के ऊपर की तरफ ये जो सेल्स होती है, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, इन सेल्स को अपन बोलते हैं सेल्स ऑफ राउबर, सेल्स ऑफ रॉबर भी बोल सकते हैं, सेल्स ऑफ राउबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये जो आपको एम्ब्रियोनल नोब जैसा स्ट्रक्चर दिख रखा है, यहां पे एक मास है, मास की तरह दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ है, इसलिए इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन इनर सेल मास भी बोलते हैं, इनर सेल मास। और इस इनर सेल मास के अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो होती है स्टेम सेल्स, ठीक है। और ये जो स्टेम सेल्स जो होती है, ये प्लूरीपोटेंट सेल्स होती है। टोटीपोटेंट सेल का मतलब होता है पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना ले, और प्लूरीपोटेंट सेल का मतलब होता है कुछ कुछ ऑर्गन के, कुछ कुछ पार्ट के ऑर्गन सिस्टम का डेवलप कर ले। तो ये स्टेम सेल जो होती है, एक तरीके से अपन ये बात करते हैं प्लूरीपोटेंट सेल होती है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे जो अंदर की तरफ ये जो कैविटी दिखती है आपको, ये बीच में कैविटी दिखती है, इसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोसील बोलते हैं। और ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है।
जोना पेलुसिडा है यहाँ पे, सेल्स ऑफ राउबर है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है या एम्ब्रियोनल नोब है, ट्रोफोप्लास्ट है, ठीक है, इनर सेल मास है और ये चीज, और बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास में जोना पेल्यूसिडा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, जोना पेल्यूसिडा मेरे पास में 5वें दिन पे बन गया, तो इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या होता है कि ये बाहर की तरफ अपने पास में फ्लूइड है। अब ये जो अपने पास में ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये क्या करता है, यहां से ऐसे फ्लूइड को इंक्रीज करने लगता है, फ्लूइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं यूट्राइन फ्लूइड बोलते हैं। और यहां पे ये क्या करता है, इस यूट्राइन फ्लूइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में बड़ा होने लगेगा। और धीरे धीरे क्या होता है कि इस यूट्राइन फ्लूइड का अमाउंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। इस इंक्रीज होने की वजह से क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ यहां पे इस दीवार की तरफ मूव करता है। अब यूट्रस का ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं फंडस रीजन, ठीक है, फंडस पार्ट बोलते हैं। तो करीब करीब अपन ये बोलते हैं 7वें दिन के आसपास में क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ये जाकर के इस एंडोमेट्रियम से जाकर के क्या करता है, जस्ट चिपक जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में, यहां पे एंडोमेट्रियम से जाकर के चिपकता है और यहां पे ये से। अब देखो एक सवाल ये पूछा जाता है कि जब जोना पेलुसिडा नॉन स्टिकी लेयर है, तो वो 7वें दिन पे जाकर के इसको चिपका कैसे रही है? बात समझ में आई कि जब जोना पेलुसिडा जो है वो आपके क्या है, एक तरीके से नॉन स्टिकी लेयर है, तो इसको यहां पे जाकर के चिपका रही कैसे है? इसका अब आंसर सुनो। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है कि जब इसका इम्प्लांटेशन का समय आता है, 7वें दिन के आसपास में, अपन 7th डे की अपन बात कर रहे हैं, इस समय पे क्या करता है कि मैं यहां लिख देता हूं, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, कुछ लाइटिक एंजाइम को रिलीज करता है। लाइटिक एंजाइम को क्या करता है, रिलीज करता है। तो लाइटिक एंजाइम की रिलीज करने की वजह से क्या होते हैं कि ये जो जहां से लाइटिक एंजाइम रिलीज होते हैं, उस जगह का जो अपने पास में जोना पेलुसिडा जो होता है, वो क्या हो जाता है, यहां पे डिसॉल्व हो जाता है। तो ये लाइटिक एंजाइम क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, डिसॉल्व द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। और जैसे ही डिसॉल्व होता है, ये जाकर के किस में एंटर करने लग जाता है, इस एंडोमेट्रियम के अंदर एंटर करने लग जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो एंडोमेट्रियम के अंदर ये एंटर करता है, और इस समय पे, जिस समय ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम के अंदर ये इसको लाइटिक, यहां पे भी क्या होता है कि इस एंडोमेट्रियम को भी हटाना है। तो इस जगह पे अपन क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट होती है उसको, एक आप आगे जाके सीखोगे, उसको अपन बोलते हैं सिनेंशियो ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और ये सिनेंशियो ट्रोफोब्लास्ट फिर से एक लाइटिक एंजाइम रिलीज करती है और एंडोमेट्रियम को भी क्या कर देती है, यहां से हटा देती है, डिग्रेड कर देती है। और डिग्रेड करने के बाद में अंदर घुसती जाती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही डिग्रेड होकर के ये अंदर घुसेगा, तो यहां पे जाके चिपकेगा, और चिपकने के बाद में वापस से एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, फिर से बन जाती है। और अल्टीमेटली अपन ये बोलते हैं 12वें दिन के अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। और ये जो अपना पास में जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके अंदर एक चीज चालू जाती है, जब अपन ये बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट के बाद में गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। सबसे बाहर वाली अगर अपन बात करते हैं एक्टोडम, बीच वाली मेसोडम, और सबसे अंदर वाली एंडोडम। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो अपन ये अभी 7वें दिन तक की बात करें, बाकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।